11 चैप्टर नंबर 33 प्रोबेबिलिटी आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.3 स्टार्ट करने से पहले जो हमारा टेक्निक रहता है कि हम ना पहले टॉपिक कवर करते हैं। तो बेसिकली जो अभी तक हमने पूरे प्रोबेबिलिटी में करा है, मतलब प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में करा है, अब जो टॉपिक है वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी पर आता है। तो इतने लंबे लेक्चर्स के बाद कि डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है। अभी तक जो हम कर रहे थे वो बेसिकली बेस बना रहे थे ना। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी को ना हम 3 बेसिस में डिफाइन करते हैं। पहला जो डेफिनेशन होता है दैट इज मैथमेटिकल और क्लासिकल, या फिर हम प्रायर डेफिनेशन बोलते हैं, मतलब जो स्टार्टिंग में आया था फिर अपडेट होकर थोड़ा आया स्टैटिकल और एम्पेरिकल डेफिनेशन, फिर आता है एक्सोमेटिक अप्रोच, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशंस हैं प्रोबेबिलिटी के, ठीक है ना। हम तीनों को डिस्कस करेंगे। ऐसे बेसिकली हमारा जो यूज रहता है वो मैथमेटिकल और क्लासिकल वाला ही प्रोबेबिलिटी पे हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वो जो है वो हायर क्लासेस में पढ़नी है, बट ना हम फिर भी डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो we consider 3 definition of probability. We consider 3 definition of probability, ठीक है। हम 3 डेफिनेशन को कंसिडर करने वाले हैं। पहला है मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। जो एकदम स्टार्टिंग में जो मैथमेटिशियन थे वो इस डेफिनेशन पर था कि जो प्रोबेबिलिटी है जो हम करते हैं कि नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वही था, वही डेफिनेशन था स्टार्टिंग से। हम ना 9th 10th वही पढ़ते आ रहे थे, तो यहाँ पे भी वही पढ़ेंगे, कुछ अंतर नहीं होने वाला। बस हम तो मेन फोकस हमारा इसी वाले डेफिनेशन पे होने वाला है, मैथमेटिकल और क्लासिकल, और इसी को हम प्रेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इसी पर हमारा फोकस होगा। सेकेंड जो डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की वो आती है स्टैटिकल और एम्पेरिकल से, ठीक है। और जो थर्ड होता है वो होता है एक्सोमेटिक अप्रोच। तो ये जो 2 हैं ये हायर क्लासेस में पढ़नी है, बट फिर भी हम लिखेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होता है? मैथमेटिकल डेफिनेशन, तो मैथमेटिकल डेफिनेशन वही है जो हमने पढ़ा था, क्या, एनी अपॉन में एन एस, ठीक है। बस इसी को एक बार हम लिख लेते हैं अच्छे से कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल results in an exhaustive mutually exclusive and equally likely outcome एक बार लिख लेते हैं, फिर देन हम फिर डिस्कस करेंगे। एक बार लिख लेते हैं कि इफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और अ ट्रायल रिजल्ट्स इन एन exhaustive mutually exclusive and equally likely outcome out of which m are favorable to the occurrence of an event A to an occurrence of an event E, then the ratio m upon n is called
probability. M upon n is called probability. N upon में मतलब कि if a random experiment or a trial result n, कि अगर कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या करता है, एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को रिजल्ट करता है, देन इक्वली लाइकली आउटकम, मतलब इक्वली लाइकली आउटकम कहने का मतलब है, इक्वली लाइकली आउटकम कहने का मतलब है अगर हमने कॉइन को टॉस करा, ठीक है, तो जितना हेड आने की प्रोबेबिलिटी है उतना ही क्या टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम ना, जैसे क्या करेंगे, जैसे एक एग्जांपल आप कंसिडर करो कि जैसे आपने कॉइन लिया, ठीक है, एक मान लेट अस सपोज ना कि उस कॉइन की हेड की तरफ क्या करा, हेड की तरफ वेट इंक्रीज कर दिया। अगर आपने हेड की तरफ वेट इंक्रीज कर दिया तो वो हमेशा क्या आएगा, टेल ही आएगा, क्योंकि आप उसको फेंकोगे तो हेड, वो वेट ज़्यादा है तो वो ना नीचे आ जाएगा, तो हमेशा टेल आएगा, ठीक है। मतलब टेल हमेशा नहीं, बट हो सकता है कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी क्योंकि आपने वेट हेड की तरफ से बढ़ाया है, ठीक है। तो वो जो आउटकम होगा वो इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा, ठीक है। इन दैट केस वी विल से दैट कि जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली नहीं है, ठीक है। तो वैसे वाले वो होता है इक्वली लाइकली, और जो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया था वो इक्वली लाइकली नहीं है। इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई। ये किसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ई के होने की प्रोबेबिलिटी बता रहा है। बी इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी, अब देखो आउट ऑफ विच एन, मतलब सैंपल स्पेस में टोटल कितने एलिमेंट हो गए, एन एलिमेंट हो गए। ये सैंपल है स्पेस है, एग्जॉस्टिव म्यूचुअल एक्सक्लूसिव वाले, मतलब वो बेसिकली सैंपल स्पेस बता रहा है, इतना समझो आप कि एन जो है वो नंबर ऑफ, मतलब सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट है वो, और एम आर द फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। यही होता है ना कि जितने, अगर अगर आपने इवेंट ई लिया है तो उसके जितने भी सैंपल पॉइंट है वो क्या होते हैं, जितने भी सैंपल पॉइंट है वो उसके फेवरेबल में होते हैं, तो वही ना हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट ई, ठीक है। तो यही है मैथमेटिकल डेफिनेशन, कंप्लीट करते हैं। इट्स कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ happening of E, happening of E, of the event E, of the event E, and is denoted by, and is denoted by probability of E, ठीक है। अगर हम अच्छा से लिख दें तो इसको अच्छे से लिख लो एक बार कि probability of A which is equal to m upon n, and which is equal to number of favorable cases, number of favorable cases, number of favorable cases to E upon में total number of possible cases, upon में total number of possible cases, जितने possible cases है और जो फेवर में है। एक ही बात है, सैंपल स्पेस क्या बताता है कि ना कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम, कि जितने भी आउटकम आने के चांसेस, जो भी आने के चांसेस है उन, वो होता है सैंपल स्पेस। तो बस वही है क्या, टोटल नंबर ऑफ, उनको काउंट करिए, ठीक है। तो ना एक क्वेश्चन करते हैं तब क्लियर होगा। ऐसे क्वेश्चन का एक प्रोबेबिलिटी तो आप 9th 8th 10th तक पढ़ते आ रहे हो, तो वही वाला क्वेश्चन है, छोटा ही है, बस कर लेते हैं एक बार फॉर्मेलिटी के लिए कि मैथमेटिकल डेफिनेशन हम बेसिकली अप्लाई कहाँ पे करते हैं उसके लिए, ठीक है। हमें 3 डेफिनेशन पढ़नी, मैं आपको तीनों बताऊंगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी स्किप करूंगा, लेकिन बस हमारा जो एक्सरसाइज है वो इसी डेफिनेशन पर बेस्ड है, वो भी मैं बता दे रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लो आप कि what is the chance of throwing a 5 with an ordinary die, throwing a 5 with an ordinary die, कि नॉर्मल डाई से 5 को थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है,
तो हम देखते हैं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, अब देखो ऑब्वियस सी बात है, 5 एक डाई में का सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो नीचे हो गया 6, और 5 कितनी बार आ सकता है, 5 एक बार ही आ सकता है, तो 1/6, तो प्रोबेबिलिटी तो पता है। तो ना बस इसी को अच्छे से लिख लेते हैं एक बार कि हेयर रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, द रैंडम एक्सपेरिमेंट इज थ्रोइंग अ डाई, हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाई। तो देयरफॉर सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस विल बी 1 2 3 4 5 6, यही होगा सैंपल स्पेस। और इवेंट क्या है, लेट, अब जैसे पार्टिकुलरली इवेंट दिया हुआ नहीं है ना, तो हम इसलिए इवेंट अपने से ले रहे हैं कि लेट इवेंट ए विच इज इक्वल टू द नंबर 5 ऑन द अपर साइड, अपर हेड, द नंबर 5 ऑन द अपर हेड, ये अपर हेड में क्या आएगा, 5 आना है, ठीक है। नंबर 5 ऑन द अपर हेड, here total number of cases, possible cases, that is number of elements in sample space, here total number of possible cases, that is number of elements in sample space which is equal to 6, number of elements कितने हैं sample space में, 6, and number of favorable cases to A, that is number of elements in the event A, 5 कितनी बार आ सकता है, एक ही बार आ सकता है ना, तो एक, तो therefore probability of A is number of element in A upon में number of elements in sample space, तो this will be 1/6, तो इसकी probability क्या हो जाएगी 1/6। मैंने डायरेक्टली भी बता दिया था, बट हमने एक प्रॉपर वे में लिखा कि हमने लिखना कैसे, ठीक है, क्योंकि अगर सर देखते पेपर आएगा तो आपको अच्छे से लिखना होता है, ठीक है। यहाँ तक आई होप, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, क्वेश्चन है 2 coins are tossed together, or a coin tossed twice, find the probability of head on both the coin, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों कॉइन्स पर हेड आए, ठीक है। तो सैंपल स्पेसेस का क्या होता है, तो सैंपल स्पेस हो जाता है, इस बार मैं उतनी लिख के नहीं बताऊंगा, हेड टेल हेड एंड टेल टेल। तो इस रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस ये होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या पूछा है कि ना, कि प्रोबेबिलिटी बताने की दोनों कॉइन जो है वो हेड दे, तो उसके अब दोनों कॉइन में हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 4 बार, तो 1/4। इसी को लिख लो थोड़ा अच्छा से कि लेट ए इवेंट ए विच इज इक्वल टू हेड ऑन बोथ कॉइन्स, तो क्या हो जाएगा, ये यही है, सिर्फ यही इसी में आ रहा है, दो बार हेड, तो देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज कितना है 4, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो इसके बाद यहाँ से देख लो कि देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ए में कितने एलिमेंट्स है, ए, और सैंपल स्पेस में 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई
1/4। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखो हमें अब ऐसा भी तो है ना कि ये मैथमेटिकल डेफिनेशन के बाद हमें स्टैटिस्टिकल और या फिर एम्पेरिकल डेफिनेशन की क्यों जरूरत पड़ी। ऑब्वियस सी बात है ना, इसके कुछ लिमिटेशंस रहे होंगे, इसलिए हमें फर्दर उसे एडवांस करना पड़ा। तो देखते हैं कि मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, उसके लिमिटेशंस क्या थे। ठीक है, उसके लिमिटेशंस क्या थे। तो ना पहला लिमिटेशन था, तो आप हेडिंग डाल लो। हेडिंग है कि ना लिमिटेशन ऑफ मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि मैथमेटिकल डेफिनेशन का लिमिटेशंस क्या है। तो ना इसके लिमिटेशन ये थे कि पहला तो था कि पहला जो लिमिटेशन है कि हमें ना इक्वली लाइकली आउटकम होना चाहिए। अगर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि अगर हमने एक कॉइन का अगर वेट हेड की तरफ इंक्रीज कर दिया, देन इट इज नॉट एन इक्वली लाइकली आउटकम। टेल की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी हेड से, तो इन दैट केस ये प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकता। तो पहला लिमिटेशन ये था कि ना इक्वली लाइकली आउटकम पर ही ये वर्क करता है, उसके अलावा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, पहली लिमिटेशन। और दूसरी लिमिटेशन ये थी कि अगर टोटल हमें, और नीचे में क्या रखते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सैंपल स्पेस। लेकिन मैंने ऐसा भी सैंपल स्पेस आपको बताया जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो ना इन दैट केस वी कैन नॉट कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो ये दो लिमिटेशंस थे जनरली। ठीक है, ये दो लिमिटेशंस थे मैथमेटिकल डेफिनेशन में जनरली। ठीक है, और अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ही नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, तो ना हम नंबर ऑफ फेवरेबल सैंपल पॉइंट भी कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये दो जनरली लिमिटेशंस थे जिसके कारण हमें इस डेफिनेशन को ड्रॉप करना पड़ा। ऐसा नहीं कि हमने ड्रॉप पूरी तरह से कर दिया, बट ये लिमिटेशन है। अगर इस लिमिटेशन मतलब अगर जो डेफिनेशन हमें दिया अगर वो फुलफिल होता है, देन वी यूज ना मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये आसान होता है। ठीक है, जहां पर ये फुलफिल होता है, देन इन दैट केस कि ये आसान भी होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि किसी के भी डिफेक्ट्स होंगे तो किसी चीज़ के बेनिफिट्स भी होते हैं। ठीक है, तो इसके वो भी बेनिफिट्स हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना कि हमने पूरी तरह से ऐसा नहीं करा कि एकदम ड्रॉप ही कर दिया इस डेफिनेशन को, ऐसा नहीं करा। हम आज भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो भी हैं वो इसी डेफिनेशन पर सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कि 12th तक तो एटलीस्ट। ठीक है, हायर क्लासेस में थोड़ी सी चेंज होती है, वहाँ पे ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, वहाँ पे थोड़ा दो नेम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो सब बात अपनी जगह ठीक है। बट हम मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल इसी डेफिनेशन पर चलते हैं, इसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ते। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार क्या है इसके, कि द मैथमेटिकल डेफिनेशन of probability, breaks down in the following cases. breaks down in the following cases. ठीक है, पहला केस है कि if the various outcomes of the random variable of the random experiment are not equally likely. अगर इक्वली लाइकली नहीं है तो देन हम प्रोबेबिलिटी नहीं बता सकते। पहला ड्रॉबैक इसका।
एंड सेकेंड ड्रॉबैक है if the total number of if the total number of possible outcome total number of possible outcome cannot be calculated ठीक है, पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम जो है वो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और नोट कर कर आप एक चीज और लिख लो कि ये यूजफुल कहां पर है। तो नोट कि द मैथमेटिकल डेफिनेशन of probability can be used, इसे हम तभी यूज कर सकते हैं, यूज ओनली इन वेरी सिंपल केसेस, कि ना सिंपल केस में ये डेफिनेशन हम लगा सकते हैं, बहुत हेवी केसेस में नहीं लगा पाते हैं। इन वेरी सिंपल केसेस like chance of game कि ना 2 डाइस फेंक दिए, 3 डाइस फेंक दिए, 4 डाइस फेंकते तब भी दिक्कत आने लगती है। इसी तरह से एक बार टॉस कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, लाइक दैट। ठीक है, कि 2 बॉल निकाल लिया बैक से, यही सब प्रोबेबिलिटी हम आज तक कैलकुलेट करते हैं और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, इस डेफिनेशन से यही कुछ लिमिटेशंस है कि हम ना इस पार्टिकुलर टाइप की ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। अब नेक्स्ट है स्टैटिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लो आप, ये हो गया ना। नेक्स्ट है स्टैटिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ना हम इसकी भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। ठीक है, हम ज़्यादा ना एक्सोमेटिक डेफिनेशन के हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और वो कहाँ यूज होता है, वो बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, आगे हमें बहुत चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, लेकिन स्टैटिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन तो बिल्कुल यूज नहीं है हमारे में, और अभी 11th में तो वो क्या बोलते हैं उसकी भी यूज नहीं है। स्टैटिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और जो इसके बाद जो वो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे ना, एक्सोमेटिक डेफिनेशन, वो हर जगह एप्लीकेबल होता है। और अगर वो ना मैथमेटिकल डेफिनेशन, ऑब्वियस बात है वो इस डेफिनेशन को भी रखता होगा और इस डेफिनेशन को भी रखता होगा ना, तभी ना वो एडवांस। फिलहाल हम इसको कवर करते हैं, स्टैटिकल और एम्पिरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना कि ये ऐसा बताता है, आप पहले समझ लो फिर हम लिखते हैं, कि ना एक चीज को है वो बार बार कर रहे हैं, बार बार करे जा रहे हैं। ठीक है, कि हमें ना बहुत दूर तक पहुंचना है, तो हम थोड़ा थोड़ा कर कर देख रहे हैं। तो अब देखो, हम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर एक बार अच्छे से तब फील आता है। तो ना इफ एन एक्सपेरिमेंट is performed repeatedly
कि बार बार करे जा रहे हैं रिपीटेडली अंडर इंसिंशियल होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन, इंसिंशियल homogeneous and identical condition, homogeneous and identical condition, then the limiting value of the ratio of the number of times the event occurs to the number of trials as the number of trials become indefinitely large is called probability of happening of the event, it being assumed that the limit is finite and unique. The times the event occurs to the number of trials as the number of trials becomes indefinitely large is called probability of happening of the event, ठीक है। फिर यहाँ पर कर लेते हैं कि it being assumed that the limit is finite unique। तो अब देखो हमने क्या लिखा कि इफ एन एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म रिपीटेडली, कि ना हमने एक एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म कराया, ठीक है। कैसे कराया अभी हम एग्जांपल देंगे तो उससे ज्यादा क्लियर होगा कि बार बार परफॉर्म कराया अंडर इंसिंशियल होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल कंडीशन, ठीक है, कि ना वो सेम कॉइन हो, फिर आइडेंटिकल, मतलब सारी चीजों का ध्यान रखा कि जो पहली बार जिस वे में टॉस हुआ था उसी वे में टॉस हो, ठीक है। and the value of and identical then the limiting value of the ratio of the number of times the event occur, कि ना आपने कितनी बार परफॉर्म करा, जैसे आपने 500 बार टॉस करा, कितनी बार हेड आया 250 बार, ऐसे रिकॉर्ड करा, ठीक है, और उनका रेशियो निकाल के रेशियो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो द नंबर ऑफ टाइम द इवेंट अकर्स टू द नंबर ऑफ ट्रायल एज द नंबर ऑफ ट्रायल बिकम्स इनडेफिनिटली लार्ज, और जो हम ट्रायल कर रहे हैं वो लार्ज कर रहे हैं, मतलब ना करते जा रहे रुक ही नहीं रहे साले, करते जा रहे हैं, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। और फिर जो प्रोबेबिलिटी आए मतलब एक तरह का मीन निकालते हैं, ठीक है, एग्जांपल से ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। और सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं, सिंबॉलिकली इफ इन एन ट्रायल्स an event happens, कि ना वो इवेंट जिसने हमने लिया, जैसे हेड आने की इवेंट लिया, कि हमने ना n बार कॉइन को टॉस करा और इवेंट रखा हेड आने के, इवेंट रखा हेड अकर, ठीक है। तो जितनी टाइम्स हेड आया, सिंबॉलिकली इफ एन ट्रायल्स एन इवेंट हैपनिंग, कि जितनी बार हेड आया, इवेंट हैपेंस m टाइम, कि ना m बार हेड आया, लेट अस सपोज, देन द प्रोबेबिलिटी कैसे मिलेगा, m/n, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द हैपनिंग ऑफ e इज डिनोटेड बाय, डिनोट तो हम सेम करेंगे, डिनोटेड बाय
probability of E and is given by कैसे मिलेगा कि probability of A is equal to limit n approaches to infinity की ट्रायल को लार्ज करेंगे m upon n इस वे में, ठीक है। दिस इज द स्टैटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर एम्पेरिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। तो एग्जांपल हम ऊपर करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल if 1000 tosses a coin, मतलब हम 1000 बार ना कॉइन को टॉस कर रहे हैं, रिजल्ट्स इन 519 हेड्स, जो मैं एग्जांपल दे रहा था, then the probability of head is, then the probability of head is क्या हो जाएगा, this upon 1000, head is 519 अपॉन में 1000, तो दिस इज 0.159, ठीक है। नेक्स्ट है कि इफ अनदर, फिर हम 1000 कर रहे हैं, 1000 कर कर हमें कितनी बार ट्रायल करनी है, इन्फिनिटी टाइम ना, ऑलमोस्ट इनलेस की करते जा रहे साले थक ही नहीं रहे। अब ऐसा हो थोड़ी सकता है। अब इसमें भी ना एक ड्रॉबैक है इसका, जो मैंने लाइन बोला, करते जा रहे साले थक ही नहीं रहे। ऑब्वियस बात है, एक वक्त बाद थक जाएंगे, ठीक है, तो वो ड्रॉबैक है इसका कि फिर थक जाएंगे तो जो कंडीशन है वो आइडेंटिकल नहीं रह जाएगा। वो पहली बार जितने हम एनर्जी से थ्रो कर रहे थे कॉइन को, अब हम उतनी एनर्जी दे नहीं पाएंगे, तो आइडेंटिकल तो है ही नहीं कंडीशन, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक है, मैंने आपको बताया, तो आप ध्यान में रखना इसके साथ, ये पहला ड्रॉबैक है। If another 1000 tosses result in 491 hits, then the probability of head is क्या, 519 और ये 491, ठीक है, और टोटल कितने हो गए, सेकेंड अपॉन में हो जाएंगे 1000 2000, ठीक है। तो इसे मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है 0.505, ठीक है। इसी तरह से फिर हम अनदर 1000 ले रहे हैं, इन अनदर 1000 टॉसेस रिजल्ट इन 496 हेड्स, then the probability of head will be क्या होगा, सम कर दो, 591 प्लस 491, मतलब एक तरह का क्या करना है, मीन टाइप का निकालना है, ठीक है। और टोटल कितनी बार हो गया, अब ये 3000 बार हो चुका है, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 0.503। तो आप देखो, अब रिपीट करें तो 0.5 क्या बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी एंड सो ऑन। तो 10 यहाँ पर ऐसे लाइन खींच दो सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, 10 द लिमिट इज टेंडिंग टू 0.5, तो देयरफॉर 0.5 is the
is the probability of getting a head। तो 0.5 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा हेड आने की। अब आप देखो यहाँ पर तो रेशियो चलो ना ठीक था कि 519 आ गया, 491 आ गया, 496 आ गया। तो एक ड्रॉबैक ये भी तो हो सकता है ना कि रेशियो ही घट जाए, नेक्स्ट हम 1000 करें 100 बार ही हेड आए, हो सकता है ना यार, कुछ भी हो सकता है। तो वही बात है, वरना रेशियो मैच नहीं करती, रेशियो मैच नहीं करेगी तो फिर हम लिमिट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, करते ही जाएंगे साला, करते ही जाएंगे, फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये जनरली इसके दो और ड्रॉबैक्स थे जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिए। तो बस हम क्या कर रहे हैं, लिख लेना है एक बार लिख लेते हैं। अब जैसे ये दो जो हमने डेफिनेशन करे, देखा जाए तो दोनों जो है वो बहुत ही डिफरेंट है। बट अगर हमने लिमिट्स को इन्फिनिटी अप्रोच कराया, एन को जब हम इन्फिनिटी अप्रोच करा रहे तो बाद में क्या आ रहा है, बाद में जो है वो किसको अप्रोच कर जा रहा है, वो बेसिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन को अप्रोच कर रहा है। आप देखो प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2, और अगर आपने एक कॉइन को टॉस करा तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है हेड की, 1/2। ठीक है, तो ना कहीं ये डेफिनेशन में ज़्यादा दिक्कत थी। मैथमेटिकल डेफिनेशन तो लगाना भी आसान था, बट ये तो लगाना भी इतना आसान नहीं है। तो ना इस डेफिनेशन को ऑलमोस्ट हमने ड्रॉप कर दिया, इसे कहीं नहीं लगाते। ठीक है, जनरली बहुत एक दो प्रॉब्लम नहीं के बारे में लगाते हैं, पढ़ने के लिए पढ़ रहे, लगाती नहीं है। ठीक है, मेन जो डेफिनेशन हमारा यूज होता है वो एक्सोमेटिक डेफिनेशन होता है। ठीक है, वही हर जगह यूज होता है और यूज भी होता रहा है। मतलब उसकी अगर सही यूज, अगर आपको एक्सोमेटिक डेफिनेशन की अगर सही यूज जानिए ना, तो वो आप पढ़ोगे क्या 12th में, जब आप रेंडम वेरिएबल पढ़ रहे होगे वहां पर उस मतलब बेसिकली वही डेफिनेशन वहां पर एकदम क्लियरली विजिबल मतलब दिखती है ना कि हम वो डेफिनेशन लगा रहे हैं, रेंडम वेरिएबल। ठीक है, मतलब हाँ, रेंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पर अच्छे से सम एकदम ना सही उसकी डेफिनेशन की असली यूज वो है, वो वहां से की गई है। एक जो नेक्स्ट हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, एक्सोमेटिक डेफिनेशन। ठीक है, अभी कुछ है चीजें लिमिटेशन लिखनी है उसके बाद। तो अभी जो मैंने बताया आपको कि जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है और क्या ये इस इम्पेरिकल डेफिनेशन, वो ऑलमोस्ट मतलब है तो बहुत डिफरेंट चीज़ है, दोनों बहुत अलग अलग हैं। बट अगर हमने अगर वो मतलब मीन एकदम सही आया, सब चीज़ें सही रही और अगर हम रिजल्ट तक पहुंच जाएं, तो वो जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली मैथमेटिकल डेफिनेशन के ही इक्वल होता है। ठीक है, आसपास होता है, जनरली मीन है यार, थोड़ा सा वेरी कर सकता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली वो होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख लेते हैं एक बार, नोट करके लिख लो आप। द टू डेफिनेशन the two definition of probability are apparently different. Two definition of probability are apparently different, but the empirical probability approaches to the classical probability, but the empirical probability approaches the classical probability, as the number of trials become indefinitely large,
डेफिनेटली लार्ज, अगर हमने नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर लार्ज कर दिया तो जो क्या हो जाता है, जो इम्पेरिकल डेफिनेशन है वो क्लासिकल डेफिनेशन को अप्रोच कर जाता है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। फिर नेक्स्ट है लिमिटेशंस ऑफ इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, कि इस डेफिनेशन के लिमिटेशंस क्या है। तो जो मैं बताया वही है लिमिटेशंस, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ना जो कंडीशंस है वो क्या होते हैं कि आइडेंटिकल नहीं रहते। जैसे आप खुद सोचो, एक बंदा है जो कॉइन टॉस करे जा रहा है करे जा रहा है, साला कब तक करेगा। एक वक्त आएगा ना उसका जो हैंड है वो टायर्ड हो जाएगा, जो स्टार्टिंग में जो एनर्जी होगी वो एट द एंड ऑफ थर्ड, मतलब हमने अभी जो एग्जांपल करा उसी को आप सोच कर देखो एक बार, कि वो बंदा जो है वो 3000 बार कॉइन को टॉस करा, ऑब्वियस सी बात है एनर्जी जो 3000 मतलब 1000 क्या 100 कॉइन्स टॉस करने के बाद ही उसके बाद एनर्जी डाउन हो जाएगी, 3000 तक तो वो ऐसे ही रख देगा, ऐसे ही रख देगा ना। तो वही बात है, चीज़ें दिक्कत आएंगी। फिर एक है कि फ्रीक्वेंसी हो सकता है कि मेंटेन ना हो, जो मैंने बताया कि ना फ्रीक्वेंसी आज 520 और 480 के आसपास आ रही है, हो सकती है कि वो इससे भी डिक्रीज कर जाए, और अगर डिक्रीज कर जाए ना तो फिर हमें बार बार लेना होगा, 1000 कंटिन्यू करता जाएंगे, साला खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जनरली इसकी दो ड्रॉबैक्स थे, तो इसे भी लिख लेते हैं, लिमिटेशंस ऑफ इम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, limitations of empirical probability, limitations of empirical probability। पहला है कि in an experiment is repeated a large number of trials, repeated a large number of times, the experimental condition may not be remains identical। ये जो कंडीशन है लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जब हम परफॉर्म करेंगे एक्सपेरिमेंट को, तो हो सकता है कि आइडेंटिकल कंडीशन जो है वो सिमिलर ना हो। ठीक है, एंड सेकेंड ड्रॉबैक इज कि समटाइम्स the relative frequency could not be maintained, frequency may not approaches to finite limit, approaches to a unique limit, कि यूनिक लिमिट हमें मिलेगी ही नहीं ना, अगर फ्रीक्वेंसी मेंटेन नहीं होगी तो यूनिक लिमिट आएगी नहीं। अगर यूनिक लिमिट नहीं आए तो हम कितनी बार ही करते जाएंगे, साला खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, टू अ यूनिक लिमिट। ठीक है, तो ये दो ड्रॉबैक्स है। तो इस तरह से इस डेफिनेशन के भी जितने थे हमने जान लिया, अब डेफिनेशन कर लिया, लिमिटेशंस कर लिया। अब नेक्स्ट लास्ट है एक्सोमेटिक डेफिनेशन। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्सियोमैटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक्सियोमैटिक डेफिनेशन क्या बोलती है, तो हेडिंग डालो आप एक्सियोमैटिक डेफिनेशन। ठीक है, ये हो सकता है कि अभी आपको समझ ना आए, जब आप वहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, रैंडम वेरिएबल वगैरह हम पढ़ेंगे तब ज़्यादा क्लियर होता है। तो एक्सियोमैटिक डेफिनेशन क्या बोलती है, कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट हुज सैंपल स्पेस इज एस, लिखते हैं पहले उसके बाद में बताता हूँ।
पहले डेफिनेशन लिख लेते उसके बाद हम समझेंगे। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट whose sample space is sample space consists of n sample events that is E1, E2, E3 and up to so on En। तो दैट इज सैंपल स्पेस कैसा बना, सैंपल स्पेस अब कैसा दिख रहा है, E1, E2 अप टू सो ऑन En। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैंपल इवेंट EI। अब आप बोलोगे ये क्या चीज हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे बता रहे हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। यहाँ पर ये इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली नहीं होती, अलग अलग होती है। ठीक है, मैंने बताया ना वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी के लिए आप बस देख लो एक बार क्या बोल रहे हैं, फिर हमें क्या करना है नेक्स्ट है। इसके बाद लिख लो कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सिंपल इवेंट EI belonging to the sample space S denoted by वही same probability of PI। probability of PI is equal to definite number and it has to satisfy the following two conditions। और उनको ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। फर्स्ट वन इज कि प्रोबेबिलिटी ऑफ PI जो भी होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये ऑब्वियस सी बात आपको डेफिनेशन लगेगी कि ना प्रोबेबिलिटी तो ग्रेटर देन 0 होता है, तो यहाँ पे भी यही होना चाहिए। I वेरीज फ्रॉम 1 till n। इसी तरह से सेकेंड वाला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ P1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ P2 अप टू सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ PEN इज इक्वल टू n, मतलब 1, सॉरी गलत बोल दिया था। Hence if P denotes the probability of an event if P denotes the probability of an event, अगर P कोई सा भी इवेंट के प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है इवेंट, देन P lies between 0 to 1। ठीक है, 0 to 1। the above two conditions are the axioms of the probability। तो यही है क्या, कौन सा डेफिनेशन, एक्सियोमेटिक डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता है क्या है ना, चलो मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। ठीक है, इस डेफिनेशन में ये सब चीज़ें पहले बार मैं रीड कर बताता हूँ। कंसीडर एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट कंसीडर करते हैं जहाँ पर सैम्पल स्पेस ऐसे लेते हैं। ठीक है, सैम्पल स्पेस जो होता है वो नेचुरल नंबर का होता है, और ना ये इस तरह से होता है कि यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होता है वो एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, जिसका डोमेन होता है नेचुरल नंबर, और क्या होता है जिसका रेंज होता है रियल नंबर। ठीक है, नहीं जिसका डोमेन होता है सैम्पल स्पेस, गलत बोलिए, जिसका डोमेन होता है सैम्पल स्पेस और रेंज होता है रियल नंबर, क्योंकि सैम्पल स्पेस से एलिमेंट डालते हैं। ठीक है, इस प्रोबेबिलिटी में जो एलिमेंट डालते हैं वो सैम्पल स्पेस से डाल रहे हैं। रियली सॉरी फॉर दैट, गलत बोल गया था मैं, वो क्या करूँ यार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच सैम्पल इवेंट, तो ना आप हर
सैंपल इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और इज इक्वल टू द डेफिनेट नंबर एंड इट हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। इज इक्वल टू द डेफिनेट नंबर, तो जो भी प्रोबेबिलिटी आती है, एक फाइनाइट नंबर आती है, हमें पता है वो 0 और 1 के बीच में ही होता है। एंड इट हैज टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशन, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि जो प्रोबेबिलिटी निकल कर आए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और उन सारे का सम, मतलब इस सैंपल स्पेस में जितने एलिमेंट्स हैं उस सारे एलिमेंट्स का प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, और किसी इवेंट्स का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है, तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ कि ना, तो एक केस हम जैसे वो पता नहीं कितना समझ आया बट चलो बता ही देते हैं। देखो एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली हम करते क्या ना, एक रैंडम वेरिएबल होता है जो भी एक तरह का फंक्शन होता है जिसका डोमेन जो होता है वो क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है, और जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, जो रेंज है वो सैंपल स्पेस होता है, सॉरी गलत बोल गया, डोमेन जो होता है वो सैंपल स्पेस होता है और जो रेंज होता है वो रियल नंबर होता है। ठीक है, फिर हम ना इस रैंडम वेरिएबल को बोलते हैं कि दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ हेड। ठीक है, नंबर ऑफ हेड को डिनोट करता है। ठीक है, अब अगर हमने दो कॉइन को टॉस करा, ठीक है, दो कॉइन को टॉस कराया, वो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट लेकर चल रहे हैं कि हम दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो इन दैट केस ये क्या हो सकता है कि या तो इस केस में सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस होता है हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, यही होता है सैंपल स्पेस, यही होता है ना। तो नंबर ऑफ हेड क्या हो सकता है, या तो एक होगा या तो दो, या तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड ना आए, या तो ऐसा हो सकता है कि एक में हेड आए, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दो में हेड आए। तो ये हो गया इसका रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी, ये हो गया सैंपल स्पेस, बेसिकली यही होगा सैंपल स्पेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 कितनी बार हेड आ रहा है, एक बार, और टोटल कितना है 4, तो इसका प्रोबेबिलिटी ऐसे आता है। ठीक है, अभी ये डिफाइन होगा चीज़ें, और हम अगर अंदर तक जाएंगे तो और चीज़ें बदल जाएंगी, मतलब बदलेगी नहीं बट ज़्यादा और क्लियर होगा। मैं ओवरव्यू सा दे रहा हूँ। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, मतलब वहाँ पर जहाँ पर हेड 1 है तो ये 2 पर हेड 1 है तो 2/4। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2, मतलब जहाँ पर 2 हेड है तो वो 1 है तो 1 बचा। अब देखो इनका सम कर लो, क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है ना, और इन सारे का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, तो दिस इज द क्या, अब देखो ऑल का प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक तरह का क्या हो गया, एक्सोमेटिक डेफिनेशन ही अप्लाई हुआ है, जहाँ पर सैंपल स्पेस, दिस इज सैंपल स्पेस 0 1। आई होप थोड़ा सा आइडिया लगा होगा, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं, मतलब यहीं तक रहने देते हैं, बाकी का हम एक्सरसाइज नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे।